हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं माटी वाली का तीसरा भाग, जो एक सुंदर सी कहानी है जिसे लिखा है विद्यासागर नोटियाल ने, जिसके 2 भाग हमने पिछली कक्षा में कर लिए हैं और आज हम उसका तीसरा भाग करने जा रहे हैं। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। किसका गांव? माटी वाली का। माटी वाली का गांव है जो टिहरी शहर से काफ़ी दूर है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है। कौन? माटी वाली अपने घर से रोज़ सुबह निकलती है। वह अपने घर से पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। वह सवेरे अपने घर से निकल जाती है, फिर माटा खान जाती है, वहाँ से मिट्टी लेती है और माटी लेने के बाद में घर घर जाकर माटी का सप्लाई करती है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लग जाती है। घर पहुंचने से पहले ही वहाँ उसको रात होने लग जाती है। रात घिरने लग जाने का अर्थ होता है अंधेरा हो जाना, अंधेरा होने लग जाते हैं। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। जो माटी वाली है उसका खुद का कोई खेत नहीं है। ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है उसके पास। और जो झोंपड़ी बनी हुई है जिसमें वह गुजारा करती है, गुजारे का अर्थ होता है जीवन बिताना, जिसमें वह अपना जीवन व्यतीत करती है, गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। और उसकी झोंपड़ी भी है, वो किसके ज़मीन पे बनी हुई है? गांव के एक ठाकुर की। वो ज़मीन भी उसकी खुद की नहीं है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में, एवज का अर्थ होता है बदले में। तो उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। तो एवज का अर्थ हो गया बदले में, और बेगार का अर्थ हो गया कि बिना मजदूरी में काम करना, बिना मजदूरी दिए काम करना। तो उस ज़मीन पर रहने की, जिस ज़मीन पर उसकी झोंपड़ी बनी हुई थी, वह ज़मीन किसी ठेकेदार की थी, किसी ठाकुर की थी। तो उस ठाकुर की ज़मीन के एवज में उसे क्या करना पड़ता था? बेगार देनी पड़ती थी। किसके घर पे? ठाकुर के घर पे। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए। गठरी कहते हैं गोल होना, है ना। तो गठरी में कौन बदल गए? उसके पति, वो बुढ़ा, माटी वाली का पति। गठरी में कैसे बदल गया? कमर झुकने से जो शरीर का जो आकार होता है गोल बन जाता है, उस तरीके से वो उसका बुढ़ा भी गठरी में बदल गया। आज वह गठरी में बदल गए। अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। वो माटी वाली सोच रही है, रास्ते में चलते चलते सोच रही है कि जब वो घर पहुंचेगी तो गठरी में बदले कमर झुकाए हुए बैठे हुए अपने पति को आज कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। किसने? माटी वाली ने। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। वो कह रही है कि मैं घर जाऊंगी तो घर जाने के बाद मैं उसको पहले उसने रास्ते में प्याज खरीद लिए कि प्याज की मैं उसे सब्जी बना के रोटी के साथ दूंगी, और मैं पहले उसे रोटियां दिखाऊंगी नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। कौन कह रही है? माटी वाली। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। वो कल्पना करती हुई, रास्ते में सोचती हुई अपने घर की तरफ जाती हुई सब विचार अपने दिमाग में चला रही है कि घर जाएगी तो बुड्ढे को प्याज की सब्जी बना के देगी, और आज वो रोटियां या तो 1 खाएगा या फिर हद से ज़्यादा 1.5 खाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। पचने का अर्थ क्या होता है? हजम नहीं होता। अब उसको ज़्यादा हजम नहीं होगी। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट से पहले ही जमा हो चुकी है, पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। उस मालकिन के घर पे माटी वाली ने पहले ही 1 रोटी तो खा ली है। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती हुई अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। और जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बुड्ढे को, उसके पति को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रही। कैसे? आगे देखते हैं। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। हमेशा क्या होता था कि जैसे ही माटी वाली घर पहुंचती तो उसके पाँव की आहट सुनकर वो उठ जाता था, है ना, उससे बात करने लगता था। लेकिन अब वो माटी वाली आई, लेकिन उसने कोई भी वहाँ पर हलचल नहीं सुनी और ना देखी। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। किसने? उस बुड्ढे ने माटी वाली की तरफ नहीं देखा। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। माटी को छोड़कर जाना अर्थात शरीर त्याग कर मर चुका था। वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। किसकी? उस बुड्ढे की, उसके पति की।
टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। पुनर्वास का अर्थ होता है कि नए स्थान पर दोबारा बसाने का काम, पुनर्वास कहते हैं उसे। तो जो टिहरी बांध था उसके कारण पुनर्वास की जो समस्या थी उसके कारण वो साहब थे, उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। माटी वाली से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। अब वो साहब कहते हैं कि तुम तहसील जाकर अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, ताकि मैं तुम्हारी पुनर्वास के कारण मैं तुम्हारी कुछ आर्थिक सहायता कर सकूं। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। अब वो माटी वाली कह रही है उस साहब को कि मेरे पास तो घर का कोई प्रमाण पत्र है नहीं कि मैं आपको दूं, मेरा तो काम ये है माटी बेचने का, और मेरी सारी ज़िंदगी किस में बीत गई, माटी बेचने में। माटी कहाँ से लाती हो, साहब ने पूछा। माटी कहाँ से लेके आती हो? माठा कान से लाती हूँ साहब। तो माटी वाले ने कहा कि मैं माटा कान से लाती हूँ माटी। तो साहब ने सोचा कि ये माटा कान की मालकिन होगी, तो उसने कहा कि माटा कान का ही कोई वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम। तो वो कहता है कि माटा कान तेरे नाम चढ़ी है, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं, अगर माटा कान चढ़ी है तो उसमें तेरा नाम लिख देते हैं और उसी से तुझे आर्थिक सहायता मिल जाएगी। माटा कान तो मेरी रोज़ी है साहब। तो वो कहती है माटा कान की मैं मालकिन नहीं हूँ, वो तो मेरी रोज़ी रोटी है। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। वह साहब कहता है कि हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, हमें रोज़ी का नहीं, ताकि हम तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। अब वो कहती है माटी वाली, उसको टेंशन हो जाती है कि अगर ये बांध बन गया तो उसके बाद मैं क्या खाऊंगी, मुझे यहाँ से मेरी झोंपड़ी छोड़नी पड़ेगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। साहब ने कहा हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, इस बात के बारे में तुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। सुरंग किसे कहते हैं? बांध से बाहर पानी के ले जाने वाला जो रास्ता होता है उसे कहते हैं सुरंग। तो टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी अर्थात भागदौड़ मची। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर और गरीब सभी शमशान ले जाए जाते हैं। वहाँ सभी की चिता जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश को कोई पड़ोसी, कोई दयालु मनुष्य या कोई समाज सेवी संस्था या पुलिस शमशान तक पहुंचा देते हैं। इस तरह गरीब भी शमशान को तो अपना कह ही सकता है। तो इस शहर में उसका और कोई घर नहीं था, किसका? माटी वाली का। बस शमशान ही तो था जिसे वह अपना समझती थी। तब इसने ये बात कही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। एक शमशान ही तो था जहाँ उसको जगह मिल रही थी।